सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 4 चैप्टर अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, उत्तराखंड इन्फॉर्मेशन। तो आज हम 5वां जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उत्तराखंड में जो प्रमुख आपदाएं हैं तो उसके रिगार्डिंग ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चैप्टर 5 आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए वो सारे यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूके SSC और यूके PSC वालों के लिए। तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख प्रकार क्या है और कौन सी आपदा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो देखो, उत्तराखंड क्या है, एक पहाड़ी राज्य है। तो पहाड़ी राज्य है जिसमें 86.07% यहाँ पर क्षेत्रफल है पहाड़ों में, 13.93% क्षेत्रफल का है मैदानों में। तो पहाड़ी राज्य होने के कारण विभिन्न प्रकार की यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनमें भूस्खलन शामिल है, अतिवृष्टि यानी कि बादल फटना, और बाढ़, हिमपात के साथ हिमखंडों का गिरना, वनाग्नि और भूकंप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। और इनमें से भूस्खलन को क्या उत्तराखंड के लिए सबसे ज़्यादा खतरा माना जाता है, क्योंकि पहाड़ी बनावट के कारण यह सबसे ज़्यादा भीषण होता है। तो भूस्खलन उत्तराखंड में काफ़ी बड़ी समस्या पैदा करता है, ये प्राकृतिक आपदा। अब देखो, भूकंपीय क्षेत्रों के अनुसार भारत को कितने जोनों में बांटा गया है और उत्तराखंड किस जोन में आता है। तो देखो, वैज्ञानिकों ने भारत को शुरू में 5 भूकंपीय क्षेत्र यानी कि जोनों में विभाजित किया था, लेकिन अब जो जोन 1 और जोन 2 है उसको मिलाकर जोन 2 बना दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले 5 जोन थे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो अब जो जोन 1 और जोन दूसरा था उन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और अब एक ही जोन ये बन गया है, जोन 2। तो जोन 2 ये बन चुका है, जिससे वर्तमान में कुल 4 भूकंपीय जोन हो चुके हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। अब उत्तराखंड का जो क्षेत्र आता है जोन 4 और जोन 5 में उत्तराखंड के क्षेत्र आते हैं। अब जोन 4 संवेदनशील जो यहाँ पर क्षेत्र है, तो जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। देहरादून जोन 4 में आता है, टिहरी जोन 4 में आता है, उत्तरकाशी जोन 4 में आता है, नैनीताल जोन 4 में आता है, उधम सिंह नगर ये भी जोन 4 में आता है। तो इन जिलों का आपको पता होना चाहिए। देहरादून, आपका देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जो जनपद है ये आपके जोन 4 में आएंगे। और बाकी जोन 5 जो कि अति संवेदनशील जोन होता है, तो इसमें आपके चमोली आ जाता है, पिथौरागढ़ आ जाएगा, आपका रुद्रप्रयाग आ जाता है, आपका बागेश्वर आ जाता है और आपका चंपावत जोन 5 में आ जाते हैं। अब उत्तराखंड में भूकंप आने के मुख्य कारण क्या, तो वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में भूकंप मुख्य रूप से प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आता है। तो भ्रंशों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है चैप्टर 2 में, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब इंडियन प्लेट जो है प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, और यह यूरेशियन जो प्लेट है जिसको तिब्बत प्लेट भी कहते हैं उसके द्वारा अवरुद्ध होती है, और इस अवरोध के कारण प्लेटों के किनारों पर ऊर्जा जमा होती है, और जब यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो फिर भूकंप आता है। अब टिहरी बांध का विरोध किस भ्रंश रेखा से संबंधित है, तो टिहरी बांध जहाँ पर बना है वहाँ पर एक भ्रंश रेखा है। कौन सी भ्रंश रेखा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो टिहरी बांध के विरोध का जो एक प्रमुख कारण माना जाता है उसमें एक है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश जिसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी कहते हैं। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो रेखा है ये किस किस को अलग करती है, तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो ये वृत्त हिमालय और लघु या फिर मध्य हिमालय को अलग करने वाली भ्रंश रेखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वृत्त हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश भी कहते हैं। तो देखो, जो टिहरी बांध है इसी भ्रंश रेखा के ऊपर बना हुआ है, तो इसके नीचे से कौन गुजरता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है टिहरी बांध के नीचे से। अब जो यह भ्रंश रेखा है वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। ऐसे क्षेत्र माने जाते हैं जहाँ 2 प्लेटें आपस में टकराती है, टूटती है या फिर खिसकती है, जिससे वे भूकंपीय रूप में संवेदनशील होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, ताकि आप लोग हमें यहाँ पर लगातार मदद दे सको और हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा कब और किस कारण से आई थी। तो देखो, केदारनाथ जो आपदा आई थी 16 और 17 जून 2013 को आई थी। तो जो ये आपदा आई थी मुख्य रूप से चौराबाड़ी जो झील है, जिसे सर्वदा ताल या फिर गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं, किसको, चौराबाड़ी झील को। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर के टुकड़े के गिरने के कारण यहाँ पर क्या आई थी, यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, जिससे मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और यहाँ पर भीषण
बाढ़ आ गई थी। अब इस आपदा को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा भी माना जाता है, जिसने विशेषकर रुद्रप्रयाग जनपद, केदारनाथ धाम और मंदाकिनी घाटी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। केदारनाथ आपदा के दौरान कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? तो केदारनाथ आपदा जब आई थी तो इस वक्त जो यहाँ पर राहत बचाव अभियान चलाया गया था, तो आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया था तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सूर्य होप। और यह अभियान देखो बारिश आती है, जो बारिश आती है 16 तारीख से शुरू हो जाती है, 16-17 जून को आती है और उसके बाद 17 जून 2013 से लेकर 2 जुलाई 2013 तक ऑपरेशन सूर्य होप चलाया जाता है। अब उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मॉडल अपनाया है और इसके तहत कौन सी प्रमुख संस्थाएं बनाई गई है? तो उत्तराखंड ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को अपनाया है और इस मॉडल के तहत प्रदेश स्तर पर निम्नलिखित संस्थाओं का गठन किया गया। तो किन किन संस्थाओं का गठन किया गया? आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, इनको यहाँ पर बनाया गया, इन संस्थाओं को यहाँ पर बनाया गया। अब आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में क्या क्या शामिल है उसके बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें शामिल है जन जागरूकता के लिए भूकंप संबंधी जो फिल्म है दांडी काठी की गोदमा, तो जन जागरूकता के लिए भूकंप संबंधी ये फिल्म बनाई गई है दांडी काठी की गोदमा। कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है। मसूरी के लाल टिब्बा में एक रडार की स्थापना की गई है। भारतीय मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग स्थान पुणे द्वारा विकसित दामिनी ऐप का उपयोग, जो 40 किलोमीटर की परिधि में आकाशीय बिजली करने का पूर्वानुमान बताता है। कौन सा ऐप? दामिनी ऐप। प्रत्येक जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष के लिए 50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराना और केंद्र की एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ का गठन करना। और 9 अक्टूबर 2013 को इसको मंजूरी मिल चुकी थी एसडीआरएफ के गठन की और 1 जुलाई 2013 से क्या नदी तटों पर लगभग 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। अब देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ मुख्य विषय और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जानेंगे, ताकि आप लोगों का जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो उत्तराखंड में प्रमुख जो प्राकृतिक आपदाएं, तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाती है, काफ़ी ज़्यादा जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। तो भूस्खलन, तो उत्तराखंड को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली जो आपदा है वो भूस्खलन है और सबसे बड़ा खतरा माना जाता है भूस्खलन उत्तराखंड में। अतिवृष्टि या फिर बादल फटना, तो अत्यधिक वर्षा या फिर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ जाती है और बादल फटने या अत्यधिक वर्षा के कारण जो नदियाँ उफान पर आ जाती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हिमपात और हिमखंडों का गिरना, तो विशेषकर उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है, हिमपात और हिमखंडों का वहाँ पर गिरना सामान्य है, जिससे मार्ग अवरुद्ध होते हैं और जिससे जनहानि भी हो सकती है। वनाग्नि, तो गर्मियों के दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं यहाँ पर आम होती है, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों को भारी नुकसान भी होता है। तो उत्तराखंड एक उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और एक विध्वंसकारी और अप्रत्याशित यहाँ पर आपदा है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र जोन 4 और जोन 5 में उसको रखा गया है और कई आपदाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जैसे उदाहरण के लिए भूकंप आएगा, फिर भूस्खलन यहाँ पर हो सकता है, अत्यधिक वर्षा या फिर बादल फटने से भी भूस्खलन यहाँ पर हो सकता है। भूकंपीय क्षेत्र और में उत्तराखंड की संवेदनशीलता क्या, तो उत्तराखंड जो है इसको जोन 4 और जोन 5 में रखा गया। तो जोन 4 में कौन कौन से जिले, जोन 5 में कौन से जिले, ये मैंने आपको ऊपर अच्छे से बता दिया। तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँ तो प्राकृतिक आपदाएं जो घटनाएं होती है यहाँ पे जीवन संपत्ति पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और मुख्य प्राकृतिक आपदाएं जो उत्तराखंड में आती है भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़, हिमपात, हिमखंडों का गिरना, वनाग्नि, भूकंप जैसी आपदाएं यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं में गिनी जाती है। अब देखो भूस्खलन भी आपको पता है, भूकंपीय क्षेत्र जोन भी आपको पता है, भ्रंश रेखाएं, तो देखो पृथ्वी की जो यहाँ पर पृथ्वी का निचला क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र जहाँ चट्टानें एक दूसरे के सापेक्ष रहती है, जिससे भूकंप आने की यहाँ पर संभावना रहती है। और टिहरी डैम जो आपका है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको केंद्रीय मुख्य भ्रंश रेखा भी कहते हैं, तो वो कहाँ है, टिहरी डैम के नीचे से होकर गुजरती है। अब टेक्टोनिक जो प्लेट है उनकी गति और भूकंपीय गतिविधि और भ्रंश रेखाओं का जो निर्माण कार्य बनता है, तो प्लेटों की यहाँ पर गतिशीलता का एक कारण बनता है, जिससे भूकंप भी आ जाता है। तो प्रमुख आपदाएं और उनका जो कारण है, तो यहाँ पर आप लोग विस्तार से देख लीजिए कौन कौन सी यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है उत्तराखंड में इन वजह से। तो यहाँ पर भूकंपीय जोन मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड जो है जोन 4 और जोन 5 में विभाजित है। पहले देखो 5 जोन थे, लेकिन अब जोन 1 और जोन 2 को अब मिलाकर जोन 2 बना दिया गया है। तो जो पुराना वर्गीकरण था, जिसमें जोन 1 5 से कम तीव्रता वाला भूकंप रहता था, जोन 2 में 5 से 6 तीव्रता वाला भूकंप था, जोन 3 में 6 से 7 तीव्रता वाला, जोन 4 में 7 से 9 तीव्रता वाला और जोन 5 में 9 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप रखा। उसकी यहाँ पे जो 9 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप था वो जोन 5 में गिना जाता था।
अब उत्तराखंड में पड़ने वाले जो जोन है, तो जोन 4 में जो संवेदनशील इलाका है तो देहरादून, टिहरी, आपका उत्तरकाशी, आपका नैनीताल और तमसी नगर जोन 4 में आता है। और जोन 5 में आपका चमोली आ गया, पिथौरागढ़ आ गया, आपका रुद्रप्रयाग आ गया, आपका बागेश्वर आ गया और आपका चंपावत, ये आपके जोन 5 में आते हैं। तो भारत के कुल जो भूकंप आते हैं 68% और विश्व के कुल भूकंप का 10% उत्तराखंड क्षेत्र में ही आता है। तो लगभग हर 50 साल में उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप भी आता है। और अपूर्व, सोचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा तो भूकंप की प्रकृति को बताते हैं। उत्तराखंड में भूकंप की क्या कारण है, तो इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। यूरेशियन प्लेट, जिसको तिब्बत प्लेट कहते हैं, इसके लिए ये अवरोध पैदा करती है। इससे प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और ऊर्जा जमा होती है, और जब ये ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो फिर क्या आता है, भूकंप आता है। अब हिमालय क्षेत्र में कई भ्रंश रेखाएं मौजूद है, जिसको मैंने आपको विस्तार से बताया है। कहाँ पर, चैप्टर 2 में। मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये जो भ्रंश रेखा है तो ये कहाँ से नीचे से होकर गुजरती है, तो टिहरी डैम इसी के ऊपर बना हुआ है। तो वृहत हिमालय और जो मध्य हिमालय इसके बीच पर ये स्थित है। और ये जो रेखा टिहरी डैम बांध के नीचे से भी होकर गुजरती है, जिसके कारण टिहरी बांध के निर्माण का भी विरोध हुआ था। अब उत्तराखंड में कुछ प्रमुख विनाशकारी भूकंप और आपदाएं आई थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक बार इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो उत्तरकाशी और बद्रीनाथ में जो भूकंप आया था 1803 में आया था। यहाँ पे खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें गोरखाओं ने फिर लाभ भी उठाया था। 1803 में जो प्रद्युमन शाह था, जो टिहरी नरेश था, जो पहले यहाँ पर टिहरी नरेश नहीं, जो पहले मतलब उत्तराखंड का जो राजा था, यहाँ पे परमार वंश का राजा था। तो क्या करा था, जब भूकंप आता है तो फिर क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाता है चमोली, उत्तरकाशी और बद्रीनाथ की तरफ। तो फिर गोरखा क्या करते हैं, फिर उनको मौका मिल जाता है, फिर वो इस प्रकार लाभ उठा देते हैं। फिर 1804 से लेकर 1815 तक उत्तराखंड में फिर गोरखाओं का राज रहता है। ठीक है। अब देखो 1937 में देहरादून में भी भूकंप आ चुका है। 1951 में सतपुली में पूर्वी नैयार नदी पर बाढ़ आ चुकी है। 1966 में कपकोट का भूकंप भी आ चुका है। 1967 में नानक सागर बांध टूटने से बाढ़ आई थी। 1969 में बेलाकोची गाढ़ आपदा आई थी। 1976 में कपकोट में भारी भूस्खलन हुआ था। 1980 में उत्तरकाशी में ग्यामसू में भूस्खलन आया था। 1990 में नीलकंठ भूस्खलन हुआ था। 1996 में बेरीनाग का भूस्खलन आया था। 1998 में देखो क्या हुआ था, उखीमठ भूस्खलन आया था, ये 11 अगस्त को आया था। और मालपा जो भूस्खलन आया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 17-18 अगस्त 1998 को आया था। अब जो ये भूकंप था, इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, ब्लू एंजल ऑपरेशन चलाया गया था। और इसमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी प्रतिमा बेदी, तो उनका भी निधन हुआ था। किसमें, जो मालपा भूस्खलन हुआ था, कहाँ है ये, पिथौरागढ़। ठीक है। अब 2001 में भ्यूंगाड़ बड़ासू भूस्खलन हुआ था। बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन 2001 में हुआ था। फिर 2003 में उत्तरकाशी से सटे वर्णावत पर्वत पर निरंतर भूस्खलन हुआ था लगभग 1 महीने तक। फिर 2004 में टिहरी बांध का भूस्खलन हुआ था। 2010 में कपकोट भूस्खलन हुआ था। और अभी हाल ही में 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के थराली में जब यहाँ पर बादल फटा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनमान की भी यहाँ पर हानि हुई थी, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति को वहाँ पर नुकसान पहुँचा था। 2013 तो सभी को पता है, केदारनाथ आपदा 16-17 जून को आई थी। और चौराबाड़ी जो झील है, जिसको सर्वदा ताल या फिर गांधी सरोवर भी कहते हैं, तो ग्लेशियर का एक टुकड़ा गिरने से मंदाकिनी नदी का फिर जलस्तर बढ़ गया था। और राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में इसको गिना जाता है। तो यहाँ पर किस जिले को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा था, तो रुद्रप्रयाग जनपद को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। तो मंदाकिनी की जो लंबाई है, जब ये बाढ़ आई थी तो जो आपदा से पहले इसकी लंबाई 105 किलोमीटर थी, आपदा के बाद इसकी लंबाई 110 किलोमीटर हो गई थी। ऑपरेशन जो सूर्य होप चलाया था, तो केदारनाथ आपदा में ही चलाया गया था 17 जून 2013 से लेकर 2 जुलाई 2013 तक। आपदा प्रबंधन प्रयास के लिए देखो मॉडल उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपनाया गया है। गठित संस्कृत जो संस्थाएं, तो आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र यहाँ पे कुछ यहाँ पे संस्थाएं गठित है, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, जन जागरूकता, भूकंप संबंधी फिल्म, तो ये भी बनी है। दांडी कांटे की गोद माँ, जो बताता है लोगों को भूकंप संबंधी, यहाँ पर ये फिल्म है, ये जागरूक करता है। और जो किताबों में कक्षा 6 से लेकर 10 तक आपदा प्रबंधन को भी पढ़ाया जा रहा है। और जो मसूरी का लाल डिब्बा है, वहाँ पर रडार स्थापित किया गया है। दामिनी ऐप ये बताता है कि कहाँ पर बिजली गिर सकती है, तो 40 किलोमीटर परिधि में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान ये बता देता है। और साथ ही साथ जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष के लिए 50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। और SDRF की यहाँ पर तैनाती की गई है। तो मंजूरी कब मिली थी, 21 जुलाई 2013 को मंजूरी मिली थी। और गठन कब होता है, 2013 9 अक्टूबर 2013 को गठन होता है। 21 जुलाई 2013 को देखो मंजूरी मिलती है SDRF को, और 9 जुलाई 2013 को फिर क्या हो जाता है, इसका गठन हो जाता है। निर्माण प्रतिबंध किया गया है 1 जुलाई 2013 से। राज्य सरकार ने नदी तटों पर लगभग 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर भी रोक लगाई हुई है। कुछ प्रमुख शब्द और उनकी शब्दावली अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैंने आपको विस्तार से बता दिया, हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ऊपर विस्तार से बता दिया। फिर भी अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी चैप्टर 5 भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी आप लोगों का यहाँ पर इससे छूटने वाला नहीं है।